कहानी यहाँ संक्षेप में है। आज मैं लव, डेथ और रोबोट्स आइस एज नामक एक विज्ञानफाई और फंतासी शो के बारे में बताने जा रहा हूँ। आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। एक युवा जोड़ा अपने नए अपार्टमेंट में जाता है। जब पति रॉब कुछ बक्से ले, रॉब को यह दिलचस्प लगता है। वह देखता है कि आजकल के रेफ्रिजरेटर की तरह मोटर नीचे की बजाय ऊपर है। चूंकि गर्म हवा ऊपर की ओर जाती है, इसलिए वह टिप्पणी करता है कि मोटर को नीचे रखना समझदारी नहीं है, जिससे गर्म हवा रेफ्रिजरेटर में ऊपर चली जाए। हालांकि गेल मुश्किल से ध्यान देती है और वह रॉब की बातों से सहमत हो जाती है। फिर वह शराब की एक बोतल निकालती है और अपने पति से पूछती है कि क्या वह पीना चाहता है। रॉब उत्साहित हो जाता है और टुकड़े का बारीकी से निरीक्षण करती है। हैरानी की बात है कि उसके अंदर एक छोटा सा विशालकाय जानवर है जिसके शरीर में भाले हैं। गेल सोचती है कि क्या फ्रीजर में ऐसी और भी चीजें चलता है। छोटे लोग अपने दिन को सामान्य रूप से बिता रहे हैं, उनके शहर के पास मंडरा रहे दो दिग्गजों से अप्रभावित। अविश्वास में गेल दावा करती है कि जो हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, और रॉब सहमत है। फिर वह स्पष्ट करती है कि वे एक प्रारंभिक मध्ययुगीन शहर देख रहे हैं। जब ऊनी मैमथ देर से नवपाषाण काल में मर गए, तो रॉब ने इसे अनदेखा कर दिया और अपनी अज्ञानता को छिपाने के लिए अपनी पत्नी से सहमत हो गया। बाद में रॉब जमे हुए मैमथ को मिट्टी के बर्तन में दफना देता है। रॉब इसके बारे में दुखी लगता है, इसलिए गेल माहौल को हल्का करती है और कहती है कि यह शायद एक अच्छा उर्वरक बन जाएगा। जिज्ञासा हावी हो जाती है और दोनों फिर से फ्रीजर की जांच करते हैं। उनके आश्चर्य के लिए सब कुछ काफी बदल गया है। जो मध्य सिद्धांत बनाती है कि फ्रीजर के अंदर समय अलग तरह से चलता है। जब वे औद्योगिक क्रांति को बहुत तेजी से देखते हैं, तो रॉब निराश हो जाता है कि वे पुनर्जागरण काल से चूक गए। वह निर्माणाधीन इमारत के पास बैठे दो छोटे छोटे आदमियों को देखता है और सोचता है कि क्या लोग उन्हें भगवान मानते हैं। हालांकि वे लोग वास्तव में उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें आसमान में अजीब चेहरे के रूप में देख रहे हैं जो शहर को घूर रहे हैं। एक आदमी यहाँ तक टिप्पणी करता है कि वह गेल के दांतों में फंसी टिप्पणी करता है कि कैफे वास्तव में हर जगह दिखाई देता है। तभी उसे कुछ अजीब लगता है, इसलिए वह करीब से देखता है। अचानक एक मिसाइल शहर के बीच में गिरती है और फट जाती है। विस्फोट से रॉब अंधा हो जाता है, जिससे वह पीछे हट जाता है और फर्श पर गिर जाता है। गेल उसे उठाने में मदद करती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन रॉब घबरा जाता है। हालांकि रॉब का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है और गेल मुश्किल से अपना चेहरा सीधा रख पा रही है। जैसे ही फ्रीजर में बड़े परमाणु बमों के साथ विस्फोट होता है, गेल अपने पति को एक चमकदार टोस्टर थमाती है, जिससे वह देख सके कि विस्फोट की गर्मी से उसका चेहरा कैसे लाल हो गया है। रॉब कराहता है, लेकिन फिर वह देखता है कि फ्रीजर में स्थिति और भी खराब हो गई है। दंपति चीखें, गोलियों और विस्फोटों को सुनते हुए उसे घूरते हैं, से बाहर नहीं निकल सकते। यह सुनकर रॉब पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और गेल जवाब देती है कि उन्हें पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। उस रात बाद में दंपति ने रात के खाने के लिए पिज्जा खाया, जबकि वे स्थिति के शांत होने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा बीत चुका है और रॉब ने सिफारिश की कि उन्हें फ्रीजर की जांच करनी चाहिए। उन्हें उम्मीद है कि छोटे लोगों को अपने शहर को फिर से बनाने का मौका मिला होगा, लेकिन गेल ने उन्हें धीरे से बताया कि उन्हें इस संभावना को स्वीकार करने की जरूरत है कि वे ऐसा नहीं कर पाए। फिर भी रसोई के चारों ओर प्रकाश की धारियां चमकने लगती हैं, जिससे उनका अपार्टमेंट रोशनी से भर जाता है। अद्भुत प्रकाश उन दोनों को मोहित करता है। इसके बाद उन्होंने अभी जो देखा उससे भ्रमित है। रॉब को आश्चर्य होता है कि क्या लघु लोग कभी वापस आएंगे, लेकिन गेल को लगता है रॉब ने दुखी होकर उसके रेफ्रिजरेटर का प्लग खींच लिया, जैसे कि वह स्वीकार कर रहा हो कि वे छोटे लोग कभी वापस नहीं आएंगे। यह जानते हुए कि रॉब को छोटे लोगों से लगाव हो गया है, गेल उसे आराम से गले लगाती है। फिर वह फ्रीजर बंद कर देती है। एक दूसरे से एक शब्द भी कहे बिना दोनों अपने फ्रीजर में मौजूद छोटी सभ्यता के बारे में सोचते हैं। इस उम्मीद के साथ कि छोटे लोग अभी भी जीवित हैं, वे फ्रीजर को फिर से खोलते हैं और पाते हैं कि प्लग बंद होने के बावजूद ठंडी धुंध बाहर निकल रही है। अंदर वे एक और हिमयुग देखते हैं, जहां आदिम सेपियंस एक शक्तिशाली ब्राचियोसॉरस के शव को खा रहे हैं।
ऐसा लगता है कि फ्रीजर में जीवन फिर से शुरू हो गया है और यह अब डायनासोर के युग में वापस आ गया है। तभी एक दहाड़ सेपियंस को आने वाले टायरानोसोरस रेक्स के बारे में सचेत करती है। डायनासोर के दांतों के बीच फंसने पर सेपियंस भागते हैं। आखिरी सेपियंस टीरेक्स के करीब आते ही गिर जाता है और उसे मारने के लिए झपटता है। कई लोग दावा करते हैं कि फ्रीजर एक पॉकेट यूनिवर्स की तरह है जो दिखाता है कि जीवन वास्तविकता को छोड़ने के बिंदु तक कैसे विकसित होता है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि फ्रीजर ने उनकी दुनिया का अंत दिखाया, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि लघु मनुष्यों को रहने के लिए एक अलग आयाम मिला। यह अनिश्चित है कि पुराने फ्रीजर में जीवन की यह प्रक्रिया कितनी बार हुई या यह हमेशा एक ही तरह से चलती है। पिछले मालिकों ने जीवन को बार बार खिलते और मरते देखा होगा, अंततः इससे ऊब गए और इस तरह असाधारण फ्रीजर को पीछे छोड़ दिया। हालांकि शो ने कभी यह नहीं बताया कि फ्रीजर के अंदर जीवन किसने बनाया। ओट स्टूडियो द्वारा गॉड सेरेंगेटी नामक एक एपिसोड शायद यह सुझाव दे सकता है कि किसने बनाया। हाथियों का एक झुंड एक खेत में यात्रा करता है, लेकिन उनका खेत एक रहस्यमय आदमी के अध्ययन के बीच में एक मेज पर है। बूढ़ा आदमी इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह एक किताब पढ़ने में व्यस्त है। उसका बटलर जेफरी पूछता है कि किताब कैसी है और आदमी टिप्पणी करता है कि यह बहुत तकनीकी है और यह भी कि उसे अराजकता पसंद है। फिर भी उसे किताब से ब्लैक होल की रेसिपी पसंद है। वह अपना ध्यान अपनी जेब की दुनिया में छोटे प्राणियों की ओर मोड़ता है और एक छोटे आदमी पर हंसता है जो दो लकड़ियों को आपस में रगड़ रहा है। अचानक होमो सेपियन को पता चलता है कि आग कैसे बनाई जाती है और बूढ़ा आदमी क्रोधित हो जाता है। वह शिकायत करता है कि उसने यह नहीं कहा कि वे लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उसे आग देनी चाहिए। जेफरी ने नोट किया कि वर्तमान समय अवधि 200,000 साल से अधिक है, इससे पहले कि उन्हें आग देनी चाहिए। इस वजह से बूढ़ा आदमी जेफरी को आग बुझाने का आदेश देता है, इसलिए बटलर मेज पर फूंक मारता है जिससे हवा निकलती है जो लपटों को बुझा देती है। फिर भी बूढ़ा आदमी नाराज है, इसलिए वह जेफरी से उन्हें वापस उनकी गुफाओं में रखने के लिए कहता है। बटलर उसकी बात मानता है, इसलिए वह हाथियों को मनुष्यों की ओर भागने के लिए उकसाता है, जिससे वे छिपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा करने के बाद बूढ़ा आदमी अभी भी जो हुआ उससे नाराज है, इसलिए वह छोटे प्राणियों के दिमाग को छोटा करने की योजना बनाता है ताकि वे अपनी पसंद बनाने से रोक सकें। कुछ ही समय बाद होमो सेपियंस बारिश नृत्य करने के लिए फिर से गुफा से बाहर निकलते हैं। जेफरी उसे याद दिलाता है कि उन्होंने सूखा बंद नहीं किया है, इसलिए बूढ़ा आदमी उसे सूखे छोटे छोटे पौधों पर कुछ पानी छिड़कने का आदेश देता है। जेफरी खुशी खुशी उसकी बात मानता है और मेज पर पानी छिड़कता है, जिससे खेत में बारिश होती है। वह टिप्पणी करता है कि होमो सेपियंस के आनंद मनाने पर उनका भगवान दयालु है। बूढ़ा आदमी उनके उत्साह को देखकर हंसता है, इसलिए वह अपने भरोसेमंद बटलर को और पानी छिड़कने का आदेश देता है। जैसे ही जेफरी ऐसा करता है, छोटे से खेत में नए पौधे उगने लगते हैं। अंत में उसे अपनी मौजमस्ती से तंग आ जाता है और बूढ़ा आदमी जेफरी से प्लेग छोड़ने के लिए कहता है। बटलर हिचकिचाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी इस छोटे से खेल को खत्म करने पर अड़ा रहता है। कोई विकल्प न होने पर जेफरी एक एंटीक बॉक्स खोलता है और उसमें से एक फैंसी बोतल निकालता है। भौहें सिकोड़ते हुए जेफरी होमो सेपियंस पर इसे छिड़कता है और एक एक करके लोग अपनी अंतिम सांस लेते हुए गिर पड़ते हैं। बूढ़ा आदमी अपनी किताब के ऊपर से यह सब देखता है और फिर पढ़ना जारी रखता है। सृष्टि के बारे में यह कहानी भगवान को दयालु और क्षमाशील दोनों के रूप में दर्शाती है। जब वह अपनी मेज पर प्यासे प्राणियों को पानी उपलब्ध कराता है, तो वह उन्हें देखते देखते थक जाने पर उनकी जान भी ले लेता है। दोनों को मृत्यु से प्यार है और रोबोट आइस एज और भगवान सेरेंगेटी ईश्वरीय प्राणियों के अपने संस्करण प्रस्तुत करते हैं। रॉब और गेल बिना किसी हस्तक्षेप के जीवन को बढ़ते और मरते देखते हैं, लेकिन वे जिन सभ्यताओं को देखते हैं उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। करता है जो अपनी मेज पर जीवन के प्रति उदासीन है, उन्हें मनोरंजन के रूप में मानता है जिसे वह आसानी से बंद कर सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। यह अनिश्चित है कि पुराने फ्रीजर में जीवन की यह प्रक्रिया कितनी बा